नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई में विधायक राम कुमार गौतम ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग उठाई है और गौतम ने कहा कि इस समय सीमा तय की जाए और वहीं पर मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सभी डीएमसी को 3 महीने का समय देंगे और फिर 3 महीने के बाद कॉलोनियों को पक्का करने का काम शुरू किया जाएगा। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान टूटी सड़कों को लेकर हंगामा भी हुआ है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और झज्जर से कांग्रेस के विधायक भुक्कल सिंह भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 50 से अधिक के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों को लेकर बोलते हुए नजर आए और मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव ने भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के संबंध में प्रश्न उठाया था, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है तो शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जगह जगह विश्वविद्यालय खोलने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है और विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षाएं संचालित करना है और कॉलेजों को एप्लीकेशन देना होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुराने समय में विश्वविद्यालय दूर हुआ करते थे, तब रीजनल सेंटर खोले जाया करते थे, लेकिन आज राज्य के अंदर विश्वविद्यालय ज्यादा दूरी पर नहीं है। आज हमारे हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं, शायद 55-56 हो चुकी हैं। और मेरा मत तो यह है कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी कई बार जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है उसको डाइल्यूशन करता है, उनमें फिर होड़ लगती है। और कई बार यूनिवर्सिटीज की मान्यता भी इसलिए खत्म हो रही कि हर जगह एंट्रेंस है, हर जगह एग्जाम है, अगले एग्जाम में फिर आते हैं। पहले तो ऐसा होता था डायरेक्ट उसके ऊपर सब एडमिशन भी होते थे। अब ये चीजें हमको कंट्रोल करनी पड़ेंगी कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज खोलना कोई हित में नहीं है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसका एक समन्वय बैठाने की जरूरत। उधर मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरपालिका 1976 के नियम 8 में यह उल्लेख है कि निर्माण कार्य के 10% तक ही हाउस रेंट किया जा सकता है और इसमें अधिक हालांकि नहीं बढ़ाया जा सकता। कई मामलों को लेकर 10% से अधिक भी किया गया है और इसी कारण ये नियम 8 की परिभाषित संख्या सही नहीं है। आपको बताएं कि उन्होंने आगे कहा कि विभाग को ये निर्देश दिए जाएंगे कि इस व्याख्या को सही किया जाए और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से यह तय किया जाएगा कि सड़क तारकोल की नहीं आरसीसी की होनी चाहिए, इसलिए तारकोल और आरसीसी के रेट में अंतर आ जाए। फरीदाबाद नगर निगम में सड़क के निर्माण में टेंडरिंग के मामले की जांच के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे और जांच में जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और एक विषय मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, हमारे बहुत पुराने लोग वकील बंधु हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे कहने में अगर कोई कठिनाई यानी कमी रह जाए तो आप उसको पूरा करना। म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक एनहांसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं।
उधर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई दूसरे दिन लगातार जारी रही और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान ये कहा कि सफीदों को 50 बेड का अस्पताल मिला है और जमीन उपलब्ध कराई गई। 10 किलोमीटर के दायरे में बल्कि 15 किलोमीटर तक इसका दायरा है और 12 किलोमीटर तक भी जमीन उपलब्ध होती है तो नियमों में कुछ ढील देकर पैरामेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते हैं और अगर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जमीन उपलब्ध हो जाती है तो पैरामेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा। इसको 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, ये जो पॉलिसी हमारी है उसमें चूंकि नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो उनको अस्पताल की जरूरत होती है अपने अभ्यास के लिए। तो पॉलिसी में यह है कि जहां अस्पताल है, ये मेडिकल कॉलेजेस की भी कंडीशन है कि अस्पताल के नजदीक होना चाहिए, यानी 8 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का अंतर है। तो ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर की पॉलिसी है कि 10 किलोमीटर के अंदर जो हॉस्पिटल है वो मिलना चाहिए। सफीदों में पहले से एक नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, वहां 50 बेड का हॉस्पिटल है सर, इसलिए अब इसको 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे से पहले 12 किलोमीटर उन्होंने कहा, हमने फिर बात की चलो 1-2 किलोमीटर रिलैक्स हो सकता है, लेकिन 10 का 15-16 नहीं हो सकता, वरना तो फिर सारी जगह पूरे हरियाणा में हमको करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो, 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो हॉस्पिटल के तो वहां खुलेगा और उसी जिले में खोलेंगे, हम कहीं और नहीं लेंगे। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद के सदस्य श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, प्रदेश सरकार में मेरे पूर्व सहयोगी विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की भव्य तैयारी कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा आज चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए ये बताया है कि हरियाणा सरकार की ओर से गुरुग्राम जिले के मानेसर तहसील के गांव कासना और कुकरेला के साथ साथ सहरावान के 1810 एकड़ भूमि का साल 2010 के अंदर अधिग्रहण किया गया था और इस पूरे मामले पर सरकार की नीति के अनुसार जमीन अधिग्रहण के समय जहां जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे उनकी जमीन का अवार्ड दिया गया। आपको बताएं कि साथ ही साथ आउस टीम नीति के तहत आउस टीम को प्लॉट दिया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी जानकारी विधायक की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी है। ये 2010 को ये जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस हुआ था और उस समय के रेट काफी कम थे। अब चूंकि वहीं के जो किसान बंधु हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 2020 में जाकर के ये निर्णय हुआ कि नई जमीन एक्वायर होगी और उसी रेट पर होगी। उसमें काफी सरकार के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब उसके बाद ये भी ध्यान में आ रहा है कि आज रेट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। हम चाहते हुए भी बहुत अभी सुविधा यानी अनाउंस उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम आउस्टीज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके
कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नजदीक कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। इस प्रकार की एक आउटस्टेज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके उनको लाभ देने की कोशिश। साइबर सिटी के सेक्टर 5 इलाके के अंदर हथियारों के बल के ऊपर लैपटॉप लेकर फरार हुए 3 आरोपियों को पालम बिहार क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है और उस गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी अभिमन्यु, अमन और प्रदीप लगभग 3 बजे सेक्टर 5 इलाके में पहुंचे और वहां पर ज्वेलरी की शॉप में पहुंचे और 300 ग्राम का सोना और 1 किलो चांदी के साथ साथ नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया और पुलिस आरोपियों तक पहुंचती हुई नजर आए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि अभिमन्यु अशोक बिहार में रहा करता है और वो देखता था कि दुकान पर मालिक दोपहर के समय अकेला ही रहता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनाई है और अपने 2 और साथियों के साथ आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 4/8/2022 को हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के इलाके में भगत सिंह चौक पर एक आरके ज्वेलर्स के नाम से सोने या चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी की दुकान थी। वहाँ पे लगभग 3-3:15 बजे 3 लड़के आए और उन्होंने एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में चाकू था और उन्होंने दुकान में घुस के उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान का काफ़ी सारा जो सामान था, सोना चांदी डायमंड सब लूट के और वहां से फरार। कुरुक्षेत्र के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के अंदर देश ऐतिहासिक स्थलों और प्रदेश की संस्कृतियों का अनोखा संगम देखने को मिला है और इस संगम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जोड़ने का अनोखा प्रयास सरकार की ओर से किया गया। इस संगम को देखने के लिए युवा पीढ़ी को खास तौर पर बुलाया गया है और इस युवा पीढ़ी के जरिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का एक संदेश जो है वो समाज तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा। इसलिए उपायुक्त मुकुल कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी के साथ साथ एसडीएम ने भी युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज बांटे हैं ताकि हर घर युवा इस राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घरों पर ले जाए और वहां पर इसका सम्मान से लहराता हुआ नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया और उन्हें मोटिवेट किया गया है, प्रेरित किया गया है। जिला कुरुक्षेत्र में जो लक्ष्य प्राप्त दिया गया है झंडे फहराने का वो हम उधर चरखी दादरी के अंदर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में दादरी शहर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संपन्न हुए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने यह बताया है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में दादरी शहर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने जिले के नागरिकों से ये अपील करते हुए कहा है कि घरों के अंदर तिरंगा जरूर लगाया जाना चाहिए। हाँ जी सर। उधर जुलाना के अंदर 5 विद्यालयों ने मिलकर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संयुक्त तिरंगा रैली को निकाला है जिसमें 500 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। तिरंगा रैली को जुलाना खंड शिक्षा अधिकारी शिव नारायण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और तिरंगा रैली जुलाना के पुराना बस अड्डे से शुरू होकर बाजार में होते हुए अनाज मंडी तक निकली। स्कूल के बच्चों ने यह बताया है कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव उपलक्ष्य के अंदर तिरंगा रैली निकाली गई है जबकि टीचर ने यह बताया कि इस तिरंगा यात्रा से बच्चे बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं और देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश में जब 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो वो कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से हमने तिरंगा हर घर तिरंगा करा और हमने सभी स्कूलों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे स्कूल ने भी इसमें भाग लिया। सभी स्कूलों के 500-600 बच्चे थे। अपने देश के सभी वासियों को ये बताने के लिए निकाली गई है कि अगर हम सभी अपने देश का साथ देंगे तो अपने देश को ऊंचाइयों तक
छुआ सकते हैं और ये सारा देश है जो अपना इसको है ना सबसे ऊपर लेके आ सकते हैं, जो अमेरिका और रूस वगैरह जो सारे देश हैं ना उनसे भी आगे निकल सकते हैं। इसलिए 75वां अमृत महोत्सव है, इसीलिए आज जुलाना में हमने रैली निकाली है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज तिरंगा लहराने के लिए घोषणा की है, इसीलिए आज हमने जुलाना में रैली निकाली है। कितने स्कूलों ने आज भाग लिया और कितने बच्चे थे? 5 स्कूलों ने आज भाग लिया है और हमारे स्कूल से टोटल 100 बच्चे थे। तिरंगा अपना झंडा यह भारत में लहराता है, इसे देख के भारतवासी अपना शीश झुकाते हैं। केसरिया रंग बल देता, सादा देता सच्चाई, हरा रंग है धरती को प्यारा, इसकी शोभा मनवाई, इसकी रक्षा करने के कितने हैं बलिदान हुए, जय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके सर तिरंगा यात्रा का ये आयोजन था, बहुत बढ़िया ये स्कीम थी, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इससे बच्चों में देश के लिए एक जज्बा जागता है कुछ करने का, और जिन देश के शहीदों ने देश को आज़ाद कराने में अपना खून तक बहाया, उसके लिए आज इतने एक गर्मी के मौसम में पसीना बहाकर हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। सर ऐसे शहीदों को हमारा बार बार, जैसा कि आप सभी को विदित है, और हमारा जो देश है वो 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश भर के अंदर वो मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में विद्यालय भी अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं, और जो हमारी अगली पीढ़ी है उन तक जो संदेश है वो बहुत अच्छे से पहुंचे। उसी कड़ी में तिरंगा यात्रा आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जुलाना की तरफ से इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर 5 विद्यालयों ने इसमें अपने बच्चों की और स्टाफ की भागीदारी। खबर अंबाला से है, जहां पर रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों के अंदर निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है, और इस घोषणा के तहत छूट का लाभ लेकर राज्य के भीतर यात्रा करने को उत्सुक महिलाएं नजर आ रही। ये चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाने वाले हरियाणा रोडवेज बसों में लागू होगा। और वहीं पर अंबाला बस स्टैंड के इंचार्ज अजीत सिंह ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बस में फ्री यात्रा का तोहफा जो है वो अपनी बहनों को दिया। रोडवेज के अंदर 10 अगस्त से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर 11 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनें जो हैं वो फ्री इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं अपने भाई या बच्चे के साथ रोडवेज में सफर भी करती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। और वहीं पर बसों में मुफ्त सफर कर रही महिलाओं ने भी इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार के आदेशानुसार 10 तारीख से 12 बजे से दोपहर पे और 11 के मध्य रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को तोहफा दिया गया है हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में फ्री यात्रा करने का, और उनके साथ एक 15 साल तक का बच्चा भी फ्री यात्रा कर सकता है। हरियाणे विच मेरे नानके ने ते इत्थे दी सरकार जिहड़ी फैसिलिटी दे रही है रक्षाबंधन ते जो लेडीज़ नूं फ्री सुविधा दे रही है वो बहुत वधिया है, ते मैं चाहुंदी हां भी इस सुविधा पंजाब दे विच भी। उधर कनीना उप मंडल के गांव खेड़ी में किसानों ने खेड़ी पावर हाउस के सामने बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाया है। और किसानों ने बताया कि गांव में 1970 के समय के तार लगे हुए हैं और पुराने तारों के चलते आए दिन ब्लास्ट होते हुए नजर आते हैं और तार टूटकर गिर जाया करते। इसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और गाँव वालों का ये भी कहना है कि कर्मचारियों को फोन करते करते थक गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। मामले को लेकर एसडीओ से भी मुलाकात की है, लेकिन सुनवाई वहां भी नहीं हुई। और ग्रामीणों चेतावनी दी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो पावर हाउस पे हम ताला लगा देंगे। जिम्मेदार को मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं मिल रही है। यदि पावर कट आ गया तो वो आ गया, उसके लिए दोबारा आधा घंटा हमारे को वापस जो कटी है, जब 1 घंटा कटी है वो लाइट दोबारा आगे बढ़ा के देनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं देते। यदि फॉल्ट होगी तो कोई सजेशन नहीं इनके पास में, सीधा बोल देते हैं 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया, उसका कोई समाधान नहीं। वो भी लाइट हमारी 8 घंटे की पूरी करनी चाहिए। ये जितना भी जमींदार सी गांव खेड़ी तलवाना से सी और राज्य पी मारो फीडर से मारी जो फुल लाइट 8 घंटा जो दी जा से वह बिल्कुल ही निहायत कदे आध घंटा, कदे 1 घंटा, कदे 2 घंटा, और उसके बाद हमारी फुल भी नहीं दी जा, और डिम हमारे बिल्कुल भी आ नहीं रही। और हम सब दुखी सा इस बात से, ये जितना भी जमींदार सी सब दुखी सी, और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहे से। वो सप्लाई की मैंने अपने पूरा डाटा निकलवाया 15 दिन का, ठीक है। 15 दिन का डाटा निकलवाने के बाद हमें एक दिन 4 तारीख को दिक्कत रही थी, जिसमें आपकी 4 घंटे सप्लाई आई थी।
बाकी टाइम पे इनके 7 घंटे 8 घंटे शो कर रही है सप्लाई। अगर आपको ऐसा कोई समस्या है तो मैं अपने मीटर से डाटा निकलवा देता हूँ। हमारे 2 दिन मतलब महीने भर पहले हमने पैड लगाया था। पैड में क्या होता है कि 8 घंटे हमारी फुल सप्लाई आती है और 8 घंटे हमारी डिम सप्लाई आती है। तो उधर इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर चल रहे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए झज्जर के सागर अहलावत ने सिल्वर गोल्ड मेडल जो है वो जीता है और उनके मेडल जीतने से हरियाणा समेत झज्जर जिले के खेल प्रेमियों का काफी उत्साह देखने को मिला और सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आई। वहीं सागर अहलावत ने जैसे ही दिल्ली से बहादुरगढ़ में प्रवेश किया है, खेल प्रेमियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और साथ ही साथ देसी घी से चूरमा खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। खेल प्रेमियों ने कहा कि बहुत ही गौरव की बात है कि झज्जर के पहलवानों ने अब एक मुक्केबाज ने भी झज्जर का नाम रोशन कर दिया है और उन्होंने आगे कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन करने की हमें सबको उम्मीद थी और आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं सागर अहलावत ने कहा कि अपनी जीत से वो काफी खुश हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले एशिया गेम के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर वो देश का नाम रोशन करेंगे। खबर झज्जर से है, जहां पर झज्जर के खेड़ी खुमार गांव के अंदर एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और इसकी सूचना के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच करती हुई नजर आई। पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में पुलिस ने भिजवा दिया है और बताया यह भी जा रहा है कि गांव के खेड़ी खुमार निवासी ओम पत्ती झज्जर किसी काम के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते के अंदर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और इससे उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और जल्द ही खुलासे की बात पुलिस कर रही है। चल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।